हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आप सबका स्वागत है एनसीईआरटीज़ इन शॉर्ट सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 8 से शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अच्छा सर, हम यहाँ पे कौन से ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं? कंपनी रूल की बात कर रहे हैं कि क्राउन रूल की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेनली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो किसके द्वारा फ्रेम की गई थी? कंपनी के द्वारा। जैसे कि हम देखते हैं जमींदारी सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम है, महालवारी सिस्टम है, फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, फिर जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें मेनली फ्रेम हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। क्राउन को क्या करना है? इस पॉलिसीज का फायदा लेना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम जो चीज़ देखते हैं वो है डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी। कि ब्रिटिशर यहाँ पे आए उससे पहले हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था इट वाज वेरी पावरफुल। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी, जिसको आज हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। तो इंडिया ऑलरेडी आत्मनिर्भर था। अब इस चीज को इन्होंने डिसरप्ट किया। कैसे? बिफोर ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इट वाज लाइक एक्सपोर्ट वाज ग्रेटर देन इंपोर्ट। इस सिनारियो को रिवर्स करना था कि एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट्स और इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। ये जो रिवर्स की सिचुएशन हुई, यहां से यहां की जो जर्नी है, इसको ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर कवर किया जाता है कि डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी। कैसे हमारी जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ज्यूट प्रोडक्शन, इन सबको इन्होंने रूइन किया। फिर उसके बाद रूइन ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। अब इस चीज को कुछ ऐसे समझो कि पहले भारत के राजाओं के पास पैसा बहुत था। अब वो इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते थे, प्लस अपने शौक के लिए भी बहुत सारे आर्किटेक्चर्स एंड बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, उन सब का निर्माण करते थे। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट किसको मिलता था? इन आर्टिसंस को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, क्राफ्ट्समैन को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। फिर राजा का बर्थडे आ रहा है, राजा को इच्छा हुई कि मेरे लिए नए गहने बनवाए जाए, तो जो लोग गहने बनाते हैं उन लोगों को नौकरी मिलेगी वहां पे। किसी को इच्छा हुई कि राजा जी को सोने के तार के कपड़े गिफ्ट में देते हैं, वो नए बनाए जाए, तो सीधी सी बात है कि जो क्राफ्टमैन होंगे उनको नौकरी मिलेगी वहां पे। लेकिन अब राजा जी के पास तो पैसा है नहीं, सारा पैसा तो ब्रिटिशरों ने लूट लिया। राजा जी के लिए खुद ही कपड़े पहनने को पैसा नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ के जो आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन थे उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इस पॉइंट के अंदर हम ये देखेंगे कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। देन इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री। ये जो तीन सिस्टम हम देखते हैं, जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, इसकी वजह से एट दी एंड किसको नुकसान हुआ? इंडिया के किसानों को। किसान जो है वो तीन तरह के होते हैं, जिसमें मेनली हम देखते हैं कि एक जिनके पास खुद की जमीन है, लैंडेड ओनर्स। दूसरा कि जो रेंट पे जमीन लेके खेती करते हैं। और तीसरा की जो लेबर है, लैंडलेस लेबर। अब शुरुआत में क्या था? किसान के पास खुद की जमीन थी, ज्यादा रेवेन्यू की वजह से किसानों ने खुद की जमीन जो है वो बेच दी। अब वो क्या करते हैं? रेंट की जमीन पे खेती करते हैं। अच्छा, रेंट भी बहुत ज्यादा था, वो भी हम जमींदारी सिस्टम के अंदर देखते हैं। तो इसके चक्कर में किसान ने वो भी छोड़ दिया और अब किसान क्या है? सिर्फ एक लेबर है। तो एट दी एंड ये सारी चीज किसको भुगतनी पड़ेगी? किसान को। फिर उसके बाद रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार्स एंड राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म। अच्छा, जो पुराने जमींदार थे उनकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर कहीं कहीं पे ये देखने को मिलता है कि उन जमींदारों के द्वारा भी विरोध हुआ। तो ब्रिटिशरों को एक नया क्लास पैदा करना है जो हमेशा ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार रहे। अर्लियर इट वाज कंपनी रूल, तो जमींदार जो थे वो कंपनी के खिलाफ वफादार थे। जैसे हम देखते हैं कि सरकार बदलती है तो पुराने सरकार के साथ जो वफादार आईएएस वगैरह होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, तो वैसा ही यहाँ पे भी होगा। फिर उसके बाद स्टैग्नेशन एंड डिटीरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर जो अब स्टैग्नेशन फेज के अंदर आ गया, अब उसका ग्रोथ नहीं हो रहा, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया गया, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर धीरे धीरे कंपेरेटिवली थोड़ा डिटीरियोरेट भी हुआ। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो नए नए इन्वेंशंस हुए, लाइक स्टीम इंजन है, फिर पावर लूम है, तो इन सब चीज़ों की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज जो है उसका ग्रोथ हुआ। इसका एक फायदा ये मिला कि हमको लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट यहां से राइज हुए और उन्हीं लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ने आगे जाके अलग अलग मूवमेंट्स में पैसा भी दिया। समस्या ये पैदा हुई कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा हद तक लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही थी,
और मैन मेड शॉर्टेज जो क्रिएट हुई फूड की, जिसकी वजह से एक्सट्रीमली फेमाइन भी आए। ये जो पॉइंट है, यहां से यूपीएससी एक बार मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ चुका है कि, और वो भी काफी रिसेंटली, कि व्हाई देयर वाज सडन स्पर्ट इन दी फेमाइंस आफ्टर मिड 18th सेंचुरी, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी रिसेंटली लास्ट ईयर ही मेंस के अंदर पूछ चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।